अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे एक्टिवेशन फंक्शन यूज्ड इन न्यूरल नेटवर्क। इससे पहले न्यूरल नेटवर्क का एक बिगिनर लेवल मैंने डिटेल से आपको समझाया था, और फिर उसके बाद एक एसके लर्न में हमने एग्जांपल भी देखी थी। सॉरी, कैरस के अंदर हमने एक एग्जांपल की थी, जिसमें कैरस लाइब्रेरी यूज़ करके एक न्यूरल नेटवर्क बना के हमने जो आयरस डाटा सेट है उस पर हमने वो अप्लाई किया था, और उसके बाद हमने कैलकुलेट किया था कि कितना अच्छा हमारा मॉडल जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो उसी न्यूरल नेटवर्क के टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। एक्टिवेशन फंक्शन हमने यूज़ किए थे, लेकिन उनकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने नहीं देखी थी। तो आज हम एक्टिवेशन फंक्शन देखते हैं कि इनका क्या रोल है। एक्टिवेशन फंक्शंस होते क्या हैं? ये मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जो कि डिटरमिन करती हैं न्यूरल नेटवर्क की आउटपुट को। ठीक है जी, मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं जो कि न्यूरल नेटवर्क के आउटपुट को फाइंड करती हैं। ये एक्टिवेशन फंक्शन अटैच होते हैं हर न्यूरॉन के साथ आपके जो न्यूरल नेटवर्क में, और डिटरमिन्स वेदर इट शुड बी एक्टिवेटेड और नॉट। और बेसिकली इनका काम ये मालूम करना है कि न्यूरल जो न्यूरॉन है वो एक्टिवेटेड होना चाहिए, यानी फायर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम बहुत सारे न्यूरॉन यूज़ करते हैं। लास्ट लेक्चर में बताया था कि मल्टीपल लेयर्स होती हैं, और हर लेयर में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। हर न्यूरॉन जो है वो आगे दूसरी लेयर से कनेक्ट होता है। तो एक लेयर से दूसरी लेयर में ट्रांसफ़र होने वैल्यू जो ट्रांसफ़र होती है उसके दरमियान एक्टिवेशन फंक्शन इन्वॉल्व हो जाते हैं आपके। एक्टिवेशन फंक्शन ऑल्सो हेल्प नॉर्मलाइज द आउटपुट ऑफ ईच न्यूरॉन टू अ रेंज बिटवीन 1 and 0 और बिटवीन -1 and 1। और ये जो काम इनका होता है एक्टिवेशन फंक्शंस का, कि ये नॉर्मलाइज करते हैं आपके आउटपुट को। हर न्यूरॉन की जो आउटपुट होती है उसको हमने अगर एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर लाना है तो भी ज़रूरी है ये एक्टिवेशन फंक्शन। लाइक हमने अगर देख ये आउटपुट को कन्वर्ट करना है कि चाहे आउटपुट वैल्यू कोई भी हो, वो हमने 0 और 1 के दरमियान चाहिए, तो हम सिग्माइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से -1 और 1 के दरमियान चाहिए तो कोई और एक्टिवेशन फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। ये आपके सामने कैरस की एग्जांपल है जो लास्ट लेक्चर में मैंने करवाई थी, जिसमें हमने आयरस डाटा सेट पे ये मॉडल अप्लाई किया था। मॉडल इज इक्वल टू सीक्वेंशियल, ये क्लास है, इसके हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं सीक्वेंशियल, और फिर ऐड मेथड कॉल करते हुए हम जितनी चाहें लेयर्स ऐड कर सकते हैं न्यूरल नेटवर्क में। और डेंस लेयर में 10 न्यूरॉन्स का ये एक लेयर थी, फिर 10 न्यूरॉन्स की, और फिर लास्ट लेयर 3 न्यूरॉन्स की जो आउटपुट लेयर थी। अब हर लेयर पे आपको एक्टिवेशन फंक्शन लाजमी बताना होगा, जो कि ये देखें यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर है इसमें रेलो एक्टिवेशन फंक्शन है, ये भी रेलो है। लास्ट लेयर में सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन यूज हो रहा है। तो अब किस लेयर पे कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करना है और उसकी क्या हमें कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं किस एक्टिवेशन फंक्शन को यूज करने के, तो ये हम देखेंगे आज। और ये भी मैंने आपको बताया था कि एक्टिवेशन फंक्शन जो है ये बेसिकली एक हाइपर पैरामीटर है। आप डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करके बार बार इसको रन करके अपने न्यूरल नेटवर्क मॉडल को देख सकते हैं कि एक्यूरेसी में या आपकी मॉडल की परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क पड़ रहा है। लास्ट लाइन में हमने ये देखिए मॉडल डॉट कंपाइल, इसमें हमने लॉस, ऑप्टिमाइजर और मैट्रिक्स बताया था। लॉस मैंने आपको ये बताया था कि बेसिकली लॉस कैलकुलेट करता है या एरर कैलकुलेट करता है हर आइट्रेशन में मॉडल की। और ऑप्टिमाइज़र जो है ये आपकी जो वेट अपडेट करने का मैकेनिज्म है, ये उसको डिफाइन करता है। इन दोनों को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे इसकी डिटेल। आज हम फोकस करेंगे कि एक्टिवेशन फंक्शन कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं और किस लेयर पे कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन प्रेफरेबली यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले आ जाते हैं सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन। द मेन रीज़न व्हाई वी यूज़ sigmoid function is because it exists between 0 to 1। ये 0 to 1 एग्जिस्ट करता है, ठीक है।
और जब भी हमें न्यूरल की आउटपुट 0 और 1 के दरमियान चाहिए होगी किसी भी लेयर की, तो हमें ऑब्वियसली सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज करना चाहिए. It is specially used for models where we have to predict the probability as an output. और ऐसे मॉडल जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करनी है आउटपुट के तौर पे 0 से 1 के दरमियान, यानी कि ये जो भी वैल्यू होगी वो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी. जैसे 0.2 आ जाता है तो मतलब 20% प्रोबेबिलिटी, 0.6 आ जाता है तो 60% प्रोबेबिलिटी, 0.9 आ जाता है तो 90% और 1 आ जाता है तो 100%. तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी भी ले सकते हैं. Since probability of anything exists only between the range of 0 and 1, sigmoid is the right choice. वही बात जो भी मैं कह दी है रिपीट हो रही है कि प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 0 और 1 या 0 या 100 की रेंज में होती है. ठीक है, आप तो इसलिए सिग्मॉइड इस काम के लिए सबसे एक बेटर चॉइस है. अब इसकी अगर ग्राफिकल फॉर्म देखें सिग्मॉइड फंक्शन की, तो ये इस तरह से एक साइन वेव बनाती है. और वाई एक्सिस आप देखें तो ये 0 से लेके 1 तक है. तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन रहेगी हमेशा. और ये इसका फॉर्मूला है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है. A is equal to, A stand for activation, 1 divided by 1 plus exponential of minus z. तो z वो वैल्यू है जो आप इसको पास करेंगे और बाकी कैलकुलेशन हो के फिर आपको ये एक वैल्यू एट द आंसर देगा जो कि 0 और 1 के दरमियान होगा. ये आप कोई भी वैल्यू z की जगह पे आप कोई भी वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं. z की जगह पे आप 100 पुट करते हैं, 1 लाख पुट करते हैं, 1 मिलियन, जो भी वैल्यू आपके ध्यान में आती है. माइनस में कोई वैल्यू है तो वो पुट कर दें, तो ये हमेशा आपको 0 और 1 के दरमियान कन्वर्ट कर देगा वैल्यू. ठीक है, और ये भी आप देखेंगे बड़ी वैल्यू पुट करते हैं तो वो 0 और 1 के दरमियान आपको एक बड़ा 1 के नज़दीक ऑप्शन देगी. और अगर छोटी वैल्यू या माइनस अगर वैल्यू आप पुट करेंगे तो वो 0 के नज़दीक आपको आंसर देगी. तो ये आप डिफरेंट वैल्यूज इसमें पुट करके उसको कैलकुलेट करके इसको देखें ताकि आपको इसका सही से आइडिया हो. दूसरा फंक्शन आ जाता है रिलो. रिलो इज द मोस्ट यूज्ड एक्टिवेशन फंक्शन इन द वर्ल्ड राइट नाउ since it is used in almost all the convolutional neural network deep learning. डीप लर्निंग आजकल एक बड़ा बज़वर्ड है. तो न्यूरल नेटवर्क की जो एडवांस फॉर्म है वो डीप लर्निंग है. यानी अगर 2 से ज़्यादा लेयर्स आपकी न्यूरल नेटवर्क में इन्वॉल्व हैं तो वो डीप लर्निंग के उसमें कैटेगरी में आ जाता है. तो रिलो जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. और न्यूरल नेटवर्क की फिर बहुत सारी टाइप्स हैं. उसमें एक कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क भी है जो कि इमेजेस के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है. तो रिलो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला एक्टिवेशन फंक्शन है. और रिलू स्टैंड फॉर अ रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट. अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं. रिलू का फॉर्मूला है जनाब मैक्स 0 कॉमा जी के. इसको आप अगर वैल्यू देंगे तो अगर वो 0 से बड़ी होगी तो ये वही वैल्यू रिटर्न कर देगा. ठीक है, और अगर वो 0 या 0 से लेस होगी यानी नेगेटिव होगी तो ये 0 रिटर्न कर देगा. यानी बेसिकली ये करता ये है कि ये नेगेटिव वैल्यू उसको 0 में कन्वर्ट कर देता है और पॉजिटिव वैल्यू जो भी हो उसको वैसे का वैसे रहने देता है. तो बहुत सिंपल सा एक फंक्शन है. जबकि ये साइड में आपको सिग्मॉइड जो भी मैंने समझाया था वो भी नजर आ रहा है. एज यू कैन सी द रिलो इज हाफ रेक्टिफाइड फ्रॉम बॉटम. fz is 0 when 0 is less than 0 and fz is equal to z when z is above or equal to 0. ये वही बात कि फंक्शन जो रिलू है वो 0 रिटर्न करेगा जब z की वैल्यू 0 होगी या उससे लेस होगी यानी नेगेटिव वैल्यू होगी. और एफ जेड इक्वल टू जी, और ये फंक्शन वही वैल्यू रिटर्न कर देगा अगर वो वैल्यू 0 से अबव या इक्वल होगी. तो बेसिकली इसकी रेंज आती है 0 टू इन्फिनिटी. ठीक है जी. तो ये देखें, ये दोबारा से इसकी ग्राफिकल फॉर्म नज़र आ रही है रिलो की. ठीक है, तो अब ये देखें 0 और ये लेफ्ट साइड इसकी सारी 0 पे लाई कर रही है. राइट साइड अगर 0 देखिए ये बढ़ेगा वैल्यू 0 से तो वो वाली रिटर्न करेगा. अगर नेगेटिव वैल्यू है तो
ज़ीरो ही रहेगा, इसका जो y वैल्यू ज़ीरो ही रहेगी ग्राफिकली, ठीक है। यही हम बता रहे हैं कि मैक्स ज़ीरो एंड z। सपोज मैंने इसको 20 दिया तो ये 20 रिटर्न कर देगा, क्योंकि 0 और 20 में से 20 बड़ा है। और अगर मैंने जो है -1 रिटर्न कर दिया, सब -1 जी की जगह पुट किया, तो 0 और -1 में से 0 बड़ा है तो ये 0 रिटर्न कर देगा। तो लिहाजा ये नेगेटिव वैल्यूज को इग्नोर कर देता है और जिस पॉजिटिव वैल्यूज को ही काउंट करता है। तो ये रिलो फंक्शन आ गया, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करते हैं मिडल लेयर्स के लिए। जो आपकी हिडन लेयर्स हैं किसी भी न्यूरल नेटवर्क के अंदर, उसमें हम रिलो यूज करते हैं। ये अगर मैं दोबारा कोडिंग उसमें जाऊं, ये देखें कैरस का ये कोड है। तो पहली लेयर, दूसरी लेयर में रिलो मैंने एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया, लास्ट लेयर में सॉफ्टमैक्स। तो ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आप रिलो की जगह सिग्मॉइड लिख के देखें और उसके बाद देखें एक्यूरेसी में आपकी इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है। और लास्ट हम जो आउटपुट लेयर में नॉर्मली एक्टिवेशन सॉफ्टमैक्स या सिग्मॉइड यूज करते हैं, उसकी वजह मैं आगे अभी बताता हूँ सॉफ्टमैक्स को एक्सप्लेन करते हुए। Softmax function is used for prediction in multi-class model where it returns probability of each class in a group of different classes with the target class having the highest probability. क्या करता है जी सॉफ्टमैक्स? ये मल्टी क्लास मॉडल की प्रिडिक्शन में यूज होता है। मल्टी क्लास मॉडल यानी जिस ऐसी हमारी प्रॉब्लम जिसमें दो से ज्यादा आपकी क्लासेस होंगी। जैसे कि आयरस की एग्जांपल मैंने दी थी, उसमें दो से ज्यादा क्लासेस हैं, 3 क्लासेस हैं या 4 या 5 या जो जितनी भी दो से ज्यादा क्लासेस हों, तो आपको सॉफ्ट मैक्स फंक्शन वहां पे आउटपुट लेयर में यूज करना पड़ेगा। करता क्या है ये? इट रिटर्न्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच क्लास इन अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट क्लासेस। अब जैसे आयरिस के केस में हमारे पास 3 क्लासेस हैं, तो ये तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी रिटर्न करेगा, ठीक है, विद द टारगेट क्लास हैविंग द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। और हम ये देखेंगे कि जिस क्लास की इसने प्रोबेबिलिटी ज्यादा रिटर्न की होगी, तो हम कहेंगे कि न्यूरल नेटवर्क मॉडल ने उस क्लास की प्रेडिक्शन दी है, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा इसका फिर सिनेरियो हमारा हो जाता है कि जब सॉफ्ट मैक्स फंक्शन तीनों क्लासेस की प्रोबेबिलिटी रिटर्न कर लेता है, तो हमारे लिए ये देखना बड़ा आसान हो जाता है कि मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया। मॉडल ने जिस क्लास की प्रोबेबिलिटी सबसे हाईएस्ट प्रेडिक्ट की होगी, तो वो हम कहेंगे ये इसी को प्रेडिक्ट करा। The calculated probability are then helpful in determining the target class for the given inputs. Again वही बात के जब probabilities कैलकुलेट हो जाती हैं, तो हमारे लिए ये डिटरमिन करना बड़ा आसान हो जाता है कि टारगेट क्लास क्या प्रेडिक्ट की है आपके मॉडल ने, ठीक है। Softmax function produces an output which is a range of values between 0 and 1 with the sum of probabilities being equal to 1. तो ये एक ध्यान में रखनी है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं वो 0 और 1 की रेंज में होती हैं। 3 क्लासेस हैं तो ये 3 प्रोबेबिलिटीज आपको रिटर्न करेगा, लेकिन साथ में ये भी इंश्योर करेगा कि तीनों प्रोबेबिलिटीज को जमा करें तो हमारे पास टोटल 1 आए, ठीक है। यानी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होंगी, सपोज अगर 4 क्लासेस हैं तो 4 वैल्यूज ये रिटर्न करेगा और चारों को ऐड करेंगे तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। 5 क्लासेस हैं तो 5 वैल्यूज रिटर्न करेगा, पांचों को ऐड करेंगे तो वो 1 के इक्वल होगा। मिसाल के तौर पे ये इसका फॉर्मूला है, ए आई इक्वल ई रेस टू पावर जेड आई और समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 टू m और ई रेस टू पावर जेड के। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है जी कि जैसे अब आपके सामने z इज इक्वल टू z1 z2 z3, जो z है वो एक हमारे पास 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स है, 3 वैल्यूज हैं, 1.6 है, 0.55 है, 0.98 है। तीनों वैल्यूज हम पुट करेंगे इसमें, और ये देखें, ये आपने कैलकुलेट खुद करके देखना है इसको। सबसे पहले e इज इक्वल टू जेड आई, सपोज मैं z1 कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, तो वो 1.6 है, तो e रेस टू पावर 1.6
और आपने इसको डिवाइड किससे करना है, तीनों की सम से, कि e रेज टू पावर z1 प्लस e रेज टू पावर z2 प्लस e रेज टू पावर z3, तीनों वैल्यूज की जो एक्सपोनेंशियल है वो काउंट करके, कैलकुलेट करके, उन तीनों को ऐड करके आपके पास एक आंसर आएगा। और ऊपर आपने वो वैल्यू देनी है जिसका आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सपोज z1 का मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ तो वो 1.6 है, तो e रेज टू पावर 1 पॉइंट ऊपर आ जाएगा, तो ये जनरेट कर देगा आपको 0.51। ये आंसर, ये आपने कैलकुलेट करके देखना है, ये यही आना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे Z2 0.55 यहाँ पे लिखेंगे, e रेज टू पावर z यानी कि 0.55, और नीचे वही सम आ जाएगा तीनों के एक्सपोनेंशियल का, तो ये डिवाइड करके आंसर हमारे पास आएगा 0.18। थर्ड नंबर पे ये है 0.98 Z3, तो इसका कैलकुलेट करेंगे, e रेज टू पावर 0.98 आएगा, डिवाइड बाय वही सम दोबारा से, तो ये आपके पास आना चाहिए 0.31। अब अगर तीनों वैल्यूज को जमा करेंगे तो आपके पास 1 आना चाहिए, ये भी इसमें लाजमी है। और इसमें अगर आप देखें तो A1 की जो प्रोबेबिलिटी है Z1 की 0.5151%, यानी कि ये सबसे ज़्यादा दे रहा है। तो अगर हमारा नेटवर्क इस तरह की आउटपुट देता है तो हम कहेंगे ये A1 या फर्स्ट क्लास की प्रोबेबिलिटी चूँकि ज़्यादा है तो मॉडल इसी क्लास को प्रिडिक्ट कर रहा है। तो ये आपको फिर सॉफ्टमैक्स फंक्शन आउटपुट लेयर में आपको यूज़ करना होता है, क्योंकि आउटपुट लेयर में आपने फाइनली आउटपुट से अंदाज़ा लगाना होता है कि मॉडल क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, फिर उसकी बेस पे हम एरर कैलकुलेट करते हैं, और उस एरर को फिर अपडेट करते करते एट द एंड हमारा मॉडल ट्रेन हो जाता है। तो आउटपुट हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल होती है। द मेन डिफरेंस बिटवीन द sigmoid the main difference between the sigmoid and softmax function is that sigmoid is used in binary classification while softmax is used for multi-class classification. Again, sigmoid और softmax कब यूज करना है? sigmoid आप आउटपुट लेयर पे यूज कर सकते हैं, और softmax भी तो यूज ही आउटपुट लेयर पे करना होता है हमने। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन के केस में आप sigmoid यूज कर लें, जबकि मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए आप softmax यूज करेंगे। अब ये दोबारा से अगर मैं कोड में लेके जाऊं आपको, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्टिवेशन जो लास्ट लेयर होगी आपकी वो आउटपुट लेयर कहलाती है। जब भी आप न्यूरल नेटवर्क मॉडल बनाएंगे ये केरास लाइब्रेरी के थ्रू, तो यहाँ पे एक्टिवेशन सॉफ्टमैक्स है, और ये 3 न्यूरॉन है क्योंकि 3 क्लासेस थी, ठीक है जी। लेकिन अगर आपकी बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो आप 1 न्यूरॉन लेंगे और एक्टिवेशन आप सॉफ्टमैक्स कर लेंगे, ताकि वो एक ही प्रोबेबिलिटी दे। अगर वो 0.5 से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो हम उसको कहेंगे ये उसने 1 प्रेडिक्ट किया, यानी 1 क्लास प्रेडिक्ट किया। अगर वो 0.5 से लेस है तो हम कहते हैं 0 प्रेडिक्ट किया। तो यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। और जो बाकी इंटरनल जितनी भी लेयर्स होती हैं आउटपुट लेयर के अलावा, वहाँ पे नॉर्मली रिलू ही हम यूज़ करते हैं। और भी एक्टिवेशन फंक्शंस हैं जिसमें 10H एक एक्टिवेशन फंक्शन है, या लीकी रिलो एक एक्टिवेशन फंक्शन है। तो बहुत सारे वेरिएट्स हैं, लेकिन मोस्टली ये 3 यूज होते हैं जो अभी मैंने आपको बता दिए। सिग्मॉइड है, रिलो एक्टिवेशन फंक्शन है, उसके बाद सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन। तो इन तीनों की एटलीस्ट आपको अंदाजा होना चाहिए। और सिग्मॉइड और सॉफ्टमैक्स का यहाँ पे मैंने डिफरेंस भी बता दिया कि ये क्या डिफरेंस है। तो ये मैनुअली इसको लाजमी कैलकुलेट करके देखें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह उसमें हम लेक्चर्स में फर्दर इसको देखेंगे। न्यूरल नेटवर्क की जो बाकी डिटेल्स हमारी रहती है। ओवरऑल टॉप लेवल ओवरव्यू मैंने शुरू में आपको दिया था ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब इसकी स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा डीप हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।